हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग पीएचडी एडमिशन्स एंड यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स। आज का जो वीडियो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपके जितने भी आप लोगों ने देखा होगा कि पीएचडी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं कई यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, इग्नू पीएचडी एडमिशन्स। इन सब जगह जो है पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन आ गए हैं। और यहाँ पर ये सारे जगह पीएचडी एडमिशन्स किस बेस पर होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ऑन द 50% जो है आपके उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी। 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड और 50% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट से। तो इसलिए जो है कि ये जो वीडियो है इसमें जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ रखे हैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 50% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से, वो इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं, जैसे आज का जो वीडियो है मैंने जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे डाल रखे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2007 पर बेस्ड है। तो ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज उस बेस पे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो वीडियो है आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम, आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और पीएचडी एडमिशन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसे ही मैं रेगुलर जो है क्वेश्चंस डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करके कह रहे थे सर आप जो है कि यूजीसी नेट की रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कोई एमसीक्यूज़ करवाइए। तो इसके मद्देनज़र मैंने ये वीडियो बनाया है। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टू टेस्ट फुल हाइपोथेसिस माफ़ कीजिएगा, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेज, यानी कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता क्या उपयोग करता है। ये स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल दे रखे हैं, टेस्ट दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका टी टेस्ट यूज़ करता है, बी है एनोवा, सी है काई स्क्वायर और डी है फैक्टोरियल एनालिसिस। तो इसमें का राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा एनोवा, यानी कि एनोवा क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यानी कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कौन सा टूल यूज़ करेगा, कौन सा टेस्ट, एनोवा लगाएगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करेगा। नल हाइपोथेसिस होता क्या है, नल हाइपोथेसिस बताता है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यानी दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच में कोई भी सहसंबंध नहीं है, ये बताता है नल हाइपोथेसिस। और इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग एनोवा यूज़ करते हैं। रिसर्चर क्या यूज़ करता है, एनोवा। अब एनोवा देखिए है क्या, यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस जो है आपको पूछ सकता है। तो डिटेल जानकारी होनी चाहिए आपको उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। तो देखिए एनोवा है क्या, एनोवा टेस्ट इज़ अ वे टू फाइंड आउट इफ़ सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर सर्वे या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है रिज़ल्ट जो है सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एनोवा को यूज़ करते हैं। देखिए लिखा है ना, एनोवा टेस्ट इज अ वे टू फाइंड आउट इफ़ सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जब एक बार सिग्निफिकेंट पता चल जाता है या फिर सिग्निफिकेंट का ही पता लगाने के लिए हम लोग एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनोवा हेल्प अस टू फिगर आउट इफ़ देयर इज़ नीड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एनोवा और किस में हेल्प करता है, नीड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब अगर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने के लिए, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए भी हम लोग एनोवा यूज़ करते हैं। बेसिकली वी आर टेस्टिंग ग्रुप्स टू सी इफ़ देयर्स अ डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि हम क्या करते हैं, ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं कि क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो ये है एनोवा का काम। तो नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एनोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि शोध समस्या फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकलिटी। शोध समस्या में व्यवहारिकता कब होगी, ओनली व्हेन, कब होगी, है ना, या साध्यता कब होगी। तो शोध समस्या में साध्यता कब होगी, ऑप्शन ए है आपका इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलीवेंस, अगर उसमें यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो और रिलीवेंस हो। दूसरा है इट इज़ रिसर्चेबल, अगर यह शोधनीय है। तीसरा है इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ये नई है समस्या और ज्ञान में वृद्धि करती है। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये बहुत सिंपल ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। यानी कि शोध समस्या आपकी तभी व्यवहारिक कहलाएगी जब उसमें यूटिलिटी होगी, रिलेवेंट होगा, रिसर्चेबल होगा और ऐसा हो जो कि समथिंग एड टू न्यू नॉलेज, इस टाइप का होगा। यानी सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि जो बिब्लियोग्राफी दी होती है रिसर्च रिपोर्ट में उसका क्या काम है। शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ये रिसर्चर के बृहद ज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, मतलब ऐसे शोधकर्ता की हेल्प करता है जो कि फर्दर रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं, आगे की रिसर्च में। सी हैज़ नो रिलीवेंस टू रिसर्च, यानी कि इसका कोई रिलीवेंस नहीं है रिसर्च के लिए। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी मेथड देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट वैसे ही रिमूव हो जा रहा है, हैज़ नो रिलीवेंस टू रिसर्च। और वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब वो रिसर्चर जो फर्दर रिसर्च करना चाहता है उस समस्या पे, उसके लिए ये बिब्लियोग्राफी जो है उसकी हेल्प करता है, यानी हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बिब्लियोग्राफी बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले बिब्लियोग्राफी समझने के लिए आप रेफरेंस को समझिए। रेफरेंस क्या होता है, साइटेशंस आर मीन टू डायरेक्ट रीडर टू पर्टिकुलर वर्क साइटेड इन द टेक्स्ट, यानी कि जब कोई रिसर्चर, कोई शोधकर्ता अपने वर्क में रेफरेंस जब किसी का देता है तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि उसने किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा की है, किन किन चीज़ों से अपने शोध में हेल्प ली है, उसको एक पिन पॉइंटेड वो जो है वो आप मेंशन करता है। जब रिसर्चर पिन पॉइंटेड मेंशन करता है अपने शोध में कि उसने किन किन सोर्सों से जानकारी हासिल की है, जैसे मान लीजिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट के पेज नंबर 55 से टॉपिक उसने लिया है फंडामेंटल रिसर्च की डेफिनेशन रिसर्चर ने ली है, तो वो एज अ पिन पॉइंट ये पेज नंबर, ये पेज, ये बुक, ये ऑथर, ये सन, जब ऐसा मेंशन करता है तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, यानी कि पिन पॉइंटेड होता है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है देखिए, इंक्लूड्स साइटेशन टू वर्क्स विच माइट नॉट बी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, यानी कि बिब्लियोग्राफी में क्या है, रिसर्चर कई सोर्सों से इन्फॉर्मेशन तो ग्रहण करता है लेकिन उसके पास बाध्यता नहीं होती कि वो सारे सोर्सेस को जो है कि अपने रिसर्च पेपर में मेंशन करे ही करे, है ना। ये ओवरऑल मोटा मोटा भी लिख सकता है लेकिन रेफरेंस में पिन पॉइंटेड लिखना ही होता है। देखिए क्या है आगे, साइटेशंस आर इंक्लूडेड फॉर सजेस्ट फर्दर रीडिंग और बैकग्राउंड पर्पज़, बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है। और बिब्लियोग्राफी में कोई भी एपीआई स्टाइल फॉलो नहीं होती है, लेकिन रेफरेंस में क्या होता है, एपीआई स्टाइल फॉलो करनी होती है रेफरेंस लिस्ट के लिए। सोर्सेज साइटेड नीड टू बी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, यानी जिस जिस सोर्स से रिसर्चर ने मदद ली है उसको साइट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है। और यूज इन स्कॉलरली पेपर्स एंड योर रिसर्च पेपर, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, स्कॉलरली पेपर्स और रिसर्च पेपर में यूज़ किया जाता है। दोनों में अगर कॉमननेस की बात करें तो ये कॉमननेस है, यानी बोथ अपीयर एट द एंड ऑफ बुक, किसी भी बुक के लास्ट में आप देखेंगे तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस दोनों मिलेंगे। बोथ इंक्लूड सिमिलर इन्फॉर्मेशन भी दोनों सेम ही देते हैं, लेकिन मेन की डिफरेंस क्या होता है, पिन पॉइंटेड होता है कौन, रेफरेंस, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया। बोथ इंक्लूडेड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज साइटेशन, अल्फ़ाबेटिकली दोनों अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आगे के पेपर के लिए हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट आपका पूछा गया था फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फंडामेंटल रिसर्च जो होता है इसमें क्या इसकी खासियत क्या है या रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। ऑप्शन नंबर ए है सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, है ना, यानी कि नए आइडियल्स, विचारों, आदर्शों को सिंथेसाइज करना। एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, यानी नए सिद्धांतों की खोज करना, जोड़ना। सी है ऑप्शन इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए सिद्धांतों को एक्सपाउंड करना, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, ये फंडामेंटल रिसर्च का जो है कि मेन एम है। देखिए फंडामेंटल रिसर्च आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, व्हाट इज़ योर रिसर्च गुड फॉर, यानी फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। देखिए फंडामेंटल रिसर्च आखिर होता क्या है, डिज़ायर टू एक्सपेंड नॉलेज, ये रिसर्च किया ही इसलिए जाता है ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए, ज्ञान में ऐड किया, यानी टू ऐड समथिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना ही क्या है फंडामेंटल रिसर्च का काम है। इसीलिए बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए ज्ञान, ये किसका काम है, ये काम है आपका बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च का। इसमें हमें किस बात का जवाब मिलता है, इंटेंडेड टू आंसर व्हाई, व्हाट और हाउ, यानी ये प्रश्न के शोध समस्या के क्यों, क्या और कैसे का जवाब देता है। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि ये क्या करता है, फंडामेंटल जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको समझने में मदद करता है। डज नॉट हैव इमीडिएट कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स, इसका कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इट मे नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन एन इन्वेंशन और अ सॉल्यूशन टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए उतना खरा नहीं उतरता है, ये केवल पता लगाता है क्या, क्यों और कैसे का। इसका काम केवल क्या है, अगर हम बात करें मोटा मोटा तो ये थ्योरी जनरेशन का काम करता है। सिद्धांत निर्माण का काम कौन करता है, बेसिक रिसर्च करता है या फंडामेंटल रिसर्च करता है या प्योर रिसर्च करता है। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च आपका क्या है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी कहलाता है। इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ मैंने कंपैरेटिवली दे दिया था, ठीक है। ये स्पेसिफिकली कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव इसका होता है, किसका, अप्लाइड रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, यानी कि वह अध्ययन जिसमें जो शोधकर्ता होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, प्रभाव का अध्ययन करता है, यानी इफेक्ट का। देखिए आईवी और डीवी के बारे में आपने सुना होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि वह अध्ययन या वह रिसर्च जिसमें रिसर्चर प्रभाव का अध्ययन करने की कोशिश करता है, ठीक है, कारण का नहीं, कॉज का नहीं। आईवी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डीवी कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, प्रभाव का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए है सर्वे रिसर्च होता है, बी है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च है, सी है हिस्टोरिकल रिसर्च है या डी समेटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होगा। मतलब कि ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर कारण से प्रभाव की माफ़ कीजिएगा, प्रभाव से कारण की ओर रिसर्च करता है। यानी रिसर्चर जब डीवी से आईवी की ओर जाता है, डीवी से आईवी की ओर अध्ययन करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके बारे में और जान लेते हैं क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, आफ्टर द फैक्ट, यानी घटना घट जाने के बाद। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट घट गई, वहाँ पर पुलिस आई, घट गया, वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने क्या है, अब घटना घट चुकी, यानी एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब घटना हो चुकी है, अब उस पर जो है कि पुलिस आई, उसके बाद उसका अध्ययन कर रही कि कैसे घटना हुई, क्या कारण रहा होगा, क्या चीज़, ये सारी चीज़ें। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी क्या कहती है, मीन्स आफ्टर द फैक्ट। इसमें क्या होता है, द वेरिएबल स्टडीड हैज़ ऑलरेडी बीन मैनिपुलेटेड, यानी रिसर्चर क्या करता है, ऐसे वेरिएबल्स को स्टडी करता है जो कि पहले ही मैनिपुलेट हो चुका है। अब रोड एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से हुआ ये नहीं पता, केवल प्रभाव हमें दिखा, रोड एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। यानी प्रभाव, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रभाव दिखा, यानी कोई चोटिल इंसान दिखा, वो हो चुका। अब किस आईवी की वजह से हुआ ये नहीं कह सकते, यानी आईवी में मैनिपुलेट हो चुका है। हो सकता है ड्राइवर की गलती रही हो सकता है बाइक वाले की गलती रही हो सकता है ब्रेक ना लगी हो, ब्रेक फेल हो गई हो, आईवी कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट अकर हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए सॉ एन एक्सीडेंट और डिड नॉट सी इट, आगे क्या है,
द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि रिसर्चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया IV कुछ भी हो सकता है, IV1 हो सकता है ब्रेक फेल हो गई हो, IV2 हो सकता है ट्रक ड्राइवर की गलती हो, IV3 हो सकता है बाइक वाले की गलती हो, तो कुछ भी IV कुछ भी हो सकता है, रिसर्चर का उस पर कंट्रोल नहीं होता है। सब्जेक्ट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड बट नॉट रैंडमली असाइंड, इसमें सब्जेक्ट्स जो है रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं पर असाइन नहीं किए जाते हैं। रिजल्ट्स डू नॉट प्रूव द डिफरेंस इन द वेरिएबल बीइंग स्टडीड, और इसका जो परिणाम होता है वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, यानी आप सही भी साबित हो सकते हैं गलत भी साबित हो सकते हैं। जैसे क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है और पुलिस जो है सही क्रिमिनल को ना पकड़ के गलत क्रिमिनल को पकड़ लेती है, यानी निर्दोष को पकड़ लेती है, तो इसमें क्या है कि ये भी एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का ही एग्जाम्पल होगा, जिसमें जो है रिजल्ट वेरी कर सकता है, आप सही भी हो सकते हैं आप गलत भी हो सकते हैं। देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी रिसर्च में क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसमें पोस्ट हॉक फैलेसी आ जाती है। पोस्ट हॉक फैलेसी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सारे एग्जाम्स में, पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी का मतलब यही है कि हम गलत भी हो सकते हैं, प्रभाव दिखता है लेकिन कारण प्रोबेबिलिटी बेस है, यानी हमारे पास कोई भी रीजनेबल एविडेंस नहीं होता है, हम केवल क्या करते हैं संभावना के आधार पर ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन, जो रेशियो होता है वो किसके किसके बीच रिलेशन शो करता है, पार्ट एंड पार्ट, यानी पार्ट का पार्ट से, बी है पार्ट का होल से, सी है होल का होल से, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा होल ऑफ द अबव। यानी रेशियो क्या होता है, दो नंबरों के बीच में क्या शो करता है, दो नंबरों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे आपने सुना होगा लाइक अनलाइक टर्म्स, जैसे मान लीजिए 4/10, यानी कि मान लीजिए कोई टोटल पार्ट 10 है, यानी रामू के पिता 10 आम लाए, 10 में से 4 आम श्याम को दे दिया और 5 आम जो है सीता को दे दिया, तो सीता के पास 5/10 हो गए, श्याम के पास 4/10 हो गया और एक आम रख लिया। तो ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है। ये फुल पार्ट टू पार्ट भी बताता है, पार्ट एंड होल भी बता रहा है, होल एंड होल भी बताता है, यानी हम 10/10 भी लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं, 4/6 भी लिख सकते हैं, ये रेशियो का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आउट ऑफ 4 नंबर्स the average of the first 3 numbers is thrice the fourth number. If the average of the 4 number is 5, the fourth number is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया मेरे पढ़ने में और आपके समझने में कन्फ्यूजिंग हो गया होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 4 नंबर दिए हुए हैं आउट ऑफ 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स, क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, यानी पहले 3 नंबर आपने मान लिया x है, फिर y है, फिर z है, यानी 3 नंबर आपके पास हैं x y z, उसका एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर मतलब टोटल इनपुट्स अपॉन टोटल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर्स, यानी 3, यानी x + y + z 3 नंबर्स हैं आपके पास, उसका एवरेज कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, तो वो आपके इक्वल टू है, देखिए क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज थ्राइस है किसका, थ्राइस द फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर मान लिया ए है, ये देखिए ये इक्वेशन समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 4 मैच में, एक में 10 बनाए, एक में 5 बनाए, एक में 6 बनाए, एक में 2 बनाए, तो 4 मैच खेला तो टोटल 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसे कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं, इसे एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि जो एवरेज है 3 नंबर्स का, वो जो है आपका वो 3 गुने के बराबर है चौथे नंबर के, यानी अब इस इक्वेशन को पहले सही से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y + z = 3 3 जा 9 है। अब आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ़ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 5, है ना, अब एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यानी चारों नंबर का एवरेज दे रखा है, दे दिया x + y + z, और चौथा नंबर a माना था। एवरेज की बात कर रहा तो 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस बार 4 टर्म हो गए हैं। कितना है दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फोर्थ नंबर इज, यानी आपका ए पूछ रहा है, ए क्या होगा,
तो यानी अब देखिए क्या होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इक्वल टू 5 4 जा 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9a। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह, तो यहाँ 9a रख दिया, 9a प्लस a दैट इज़ 20। अब 9a में 1a जोड़ेंगे तो ये 10a हो गया, 10a इक्वल टू 20 और 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी a इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 होगा। चौथा नंबर क्या है 2 हो जाएगा। बाकी के नंबर की बात करें तो इसी तरीके से सारी वैल्यू रख देंगे तो सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सर्किल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो, यानी जो सर्किल ग्राफ होता है या जिसे हम पाई चार्ट भी कहते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, उसका काम क्या होता है, ठीक है। हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, ऑप्शन ए है, यानी कि कैसे जो है कि हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, यानी होल में से जो सारे सेक्शंस हैं कैसे शेयर किए गए हैं ये बताता है। नेक्स्ट है आपका हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, सी है हाउ वन होल इज़ रिलेटेड टू अदर होल्स, डी है हाउ वन पार्ट इज़ रिलेटेड टू द अदर पार्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल्स। यानी कि मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल रखा है, इसका जो एग्जांपल है मान के चलिए जैसे ये पाई चार्ट मैंने बना लिया, ठीक। अब मान लीजिए किसी कोई बच्चा है, ये टोटल 100% में से उसके मान लीजिए फिजिक्स में 45% आया परफॉर्मेंस, फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री में वो 35% ला रहा है, इसी तरीके से मैथ में जो है 10% ला रहा है और 10% अदर सब्जेक्ट में ला रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है इसका 100 है, 100 में से इसको हम लोगों ने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो वेरियस पार्ट है इसका, ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और बायो। तो सर्किल ग्राफ का काम क्या होता है, होल में से वेरियस पार्ट्स को, यानी कि वेरियस पार्ट्स होल से किस प्रकार संबंधित है इसको शो करता है, ठीक है। यानी 45% 100 से कैसे रिलेटेड है, 10% 100 से कैसे रिलेटेड है, 35% 100 से कैसे रिलेटेड है, ये पाई चार्ट का काम है। पाई चार्ट बताता है, पाई का ग्राफ बताता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू चूज टू प्रिपेयर कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब कोरोप्लेथ होता क्या है अभी ये हम लोग समझेंगे। पहले ये देखिए ऑप्शन है, क्वार्टाइल्स यूज़ करेंगे, बी क्वांटाइल्स यूज़ करेंगे, सी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, डी ब्रेक पॉइंट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कोरोप्लेथ मैप होता क्या है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। देखिए कोरोप्लेथ मैप होता क्या है, अ टाइप ऑफ थेमेटिक मैप इन विच अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड एरियाज इज कलर्ड और पैटर्न इन प्रोपोर्शन टू अ स्टैटिस्टिकल वेरिएबल that represents an aggregate summary of geographic characteristics with each area। यानी कि कोरोप्लेथ मैप एक थेमेटिक मैप होता है जो किसी भी एरिया का प्री डिफाइंड एरियाज इज कलर्ड और पैटर्न, यानी कि जो प्री डिफाइंड एरियाज होते हैं उसे पहले से कलर्ड या पैटर्न कर दिया जाता है। मान लीजिए 32.97% एरिया जो है इसका, इसमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, तो देखिए ग्रीनरी से शो किया गया है। 17.53% एरिया थोड़ा सा मीडियोकर में है, मिड में है, और लेस देन 7.08% एरिया ये है। तो जब हम इसको ऐसे शो करते हैं, कैसे, रिप्रेजेंट्स एन एग्रीगेट समरी ऑफ जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन ईच एरिया, और सच एस पॉपुलेशन डेंसिटी और पर कैपिटा इनकम के फॉर्म में, यानी कि पर कैपिटा इनकम यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पर मीडियम है। तो ये हमारा कहलाता है कोरोप्लेथ मैप। अब आगे देखिए क्या है, कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोन अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड, क्वार्टाइल यूज़ करेंगे, बी क्वांटाइल यूज़ करेंगे, सी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, या डी ब्रेक पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। हम लोग क्वार्टाइल्स यहाँ यूज़ करते हैं जब भी हमें डेंसिटी पॉपुलेशन या अर्बन डेंसिटी पॉपुलेशन या किसी भी थेमेटिक मैप से रिलेटेड स्टडी करनी होती है तो हम क्वार्टाइल्स डेविएशन यूज़ करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, देखिए क्वार्टाइल इज़ अ रैंक ऑर्डर ग्रुपिंग। क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, क्वार्टाइल क्या है, रैंक ऑर्डर ग्रुपिंग होता है। क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट में डिवाइड करना। देखिए क्या है, अ क्वार्टाइल डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वली साइज्ड ग्रुप्स
क्वार्टाइल क्या करता है, डेटा को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देता है, Q1 Q2 Q3 और Q4 ऐसे बांट देता है ना। टू सम मेजर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। देखिए आगे क्या है यहाँ पर, क्वार्टाइल्स डिवाइड्स अ सीरीज इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स डिनोटेड बाई Q1 Q2 एंड Q3, है ना। Q1 इज नोन एज फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल्स। Q1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, जो कि कवरिंग 25% आइटम्स, 25% आइटम्स को कवर करता है। सेकंड है क्वार्टाइल और Q2 इज सेम एज मीडियन ऑफ द सीरीज। सेकंड क्वार्टाइल क्या है आपका, सेम होता है किसके, मीडियन या सीरीज के, मीडियन कह सकते हैं हमको। Q3 क्या है, Q3 इज कॉल्ड थर्ड और अपर क्वार्टाइल। और Q4 है आपका Q3 जो है आपका 75% एरिया कवर करता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, Q2 को हम लोग मीडियन के इक्वल कह सकते हैं, यानी Q2 इक्वल टू मीडियन होता है। और Q3 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 75% कवर करता है। 75% का मतलब 3/4 होता है। Q1 क्या होता है, 1/4 होता है। इसी तरीके से Q4 भी 1/4 होता है। डेसाइल्स क्या होता है, 10 पार्ट में डिवाइड करना, D1 से D1 D9 तक, ठीक है। परसेंटाइल क्या होता है, 100 पार्ट में डिवाइड करना। तो ये क्वार्टाइल था और इसका जो राइट आंसर है क्वार्टाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया, व्हाट टूल शुड ही प्रीफर फॉर द स्टडी। यानी कि एक रिसर्चर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स यानी परिप्रेक्ष्य को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, है ना, अध्ययन करना चाहता है, तो कौन सा टूल यूज़ करेगा वो अपने अध्ययन में। ऑप्शन ए है आपका रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी है इंटरव्यू, सी है या थर्ड है क्वेश्चनेयर और फोर्थ है शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चनेयर यूज़ करेगा, वो क्वेश्चनेयर यूज़ करेगा। क्यों यूज़ करेगा, देखिए क्वेश्चनेयर आखिर होता क्या है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड बाय मैनी पीपल। यानी कि ये प्रश्नों का एक समूह होता है क्वेश्चनेयर, जिसमें कई प्रश्न लिखे होते हैं, 25-40 जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट हो आइटम की। और ये आंसर कौन देता है, लोगों द्वारा इससे आंसर प्राप्त किया जाता है। यानी अ क्वेश्चनेयर इज यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का ओपिनियन जानना है, जैसे मान लीजिए अभी यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी ओपिनियन जानना चाहती है पब्लिक से कि किसकी लहर चल रही है। तो वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जाएगी, क्वेश्चनेयर सेट किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि उनका ओपिनियन क्या है सरकार को लेकर। तो उस केस में क्या है, क्वेश्चनेयर यूज़ किया जाता है। यानी प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका उत्तर अनेक व्यक्ति दें, विषय विशेष से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। आगे अगर हम बात करें रेटिंग स्केल क्या होता है, रेटिंग स्केल मान लीजिए 5.7 पॉइंट स्केल होता है, जिसमें हम लोग ओपिनियन जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूवी रिलीज़ होती है तो 5 स्टार में से उसे 3 स्टार मिलते हैं, 2 स्टार मिलते हैं, ये रेटिंग दी जाती है। तो ये रेटिंग स्केल का काम होता है। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली कलेक्ट की जाती है। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल जस्ट लाइक क्वेश्चनेयर होता है, केवल इसमें जो प्रश्नों का उत्तर होता है रिसर्चर खुद भरता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे आने वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस है, तो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल में जो प्रश्नों का उत्तर होता है वो रिसर्चर खुद भरता है, सेल्फ भरता है। लेकिन प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली में रिसर्चर जो है कि उत्तर उसी के द्वारा भरवाया जाता है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये थे आज के मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च एप्टीट्यूड की मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है। सारे कंटेंट यहाँ पड़े हुए हैं, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स, स्टेप्स इन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च है, मीनिंग है, यानी सारे पार्ट हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के। सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस क्या है, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो आपका जो भी पीएचडी अपकमिंग एग्जामिनेशन है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर इस बार एक बार प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।